हेलो दोस्तों, फ्यूचर ग्रो में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के सामान्य भौगोलिक परिचय का एमसीक्यू कराएंगे, जो कि टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस आपको इतने बेनिफिट होगा इसका कि सभी वनडे एग्जाम, चाहे टीचर हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, किसी भी एग्जाम में आप, बीपीएससी का तैयारी जो होने वाला है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी कराएंगे। आप उसको कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और इनके चार ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के चार सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दूसरा कह रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश ऐसे होगा, मध्य प्रदेश, बिहार। चौथा ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। हाँ तो दोस्तों, इसमें चार सबसे बड़े राज्य, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के चार सबसे बड़े राज्यों की जगह चार अवरोही क्रम में राज्यों का नाम बताइए, तो अवरोही का मतलब ही बड़े से छोटा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य क्या है, सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा पहला ही विकल्प सही है, यानी ए नंबर का हमारा विकल्प सही है। यानी सबसे बड़ा राज्य, चार सबसे बड़े राज्य का नाम यही है, बाकी और सभी विकल्प जितने हैं वो गलत है, ठीक। तो चार सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन को उल्टा पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के चार सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है, या फिर सही क्रम की जगह चार सबसे बड़े न, सबसे छोटे न कह के कह देगा चार अवरोही क्रम में राज्यों का, सॉरी, आरोही क्रम में राज्यों का नाम बताइए। तो आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलेगा। तो देखिए, इसमें अगर आपसे पूछ रहा है कि चार सबसे छोटे राज्य, तो सबसे छोटे राज्य में आप लिख लीजिएगा गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो गया, सिक्किम, सिक्किम। फिर आप लिख लेंगे त्रिपुरा। क्या होगा दोस्तों, त्रिपुरा। फिर नागालैंड, नागालैंड। तो ये कौन सा क्वेश्चन बना, चार सबसे छोटे राज्यों का नाम भारत के। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ये तैयार हो गया। अगर आपसे पूछ लेगा भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। क्या है, माहे। ये कहाँ पे स्थित है, पुदुचेरी में। माहे सबसे छोटा जिला है, ये पुदुचेरी में स्थित है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो अगर सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो कच्छ बताएंगे। क्या है, कच्छ। और ये कहाँ है, कच्छ हमारा गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए थोड़ा कुछ और बातें करते हैं। जैसे भारत का सबसे सुंदर राज्य पूछ लेगा, तो सबसे सुंदर राज्य आप बताएंगे केरल है। भारत का सबसे सुंदर राज्य क्या है, केरल है। और इस केरल को हम क्या कहते हैं, गॉड्स ऑन कंट्री। केरल को क्या बोलते हैं, गॉड्स ऑन कंट्री। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। केरल को गॉड्स ऑन कंट्री, गॉड्स ऑन कंट्री। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय संघ में देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है ए, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बी 8, पहला ऑप्शन ए में 5, तीसरा ऑप्शन सी में 9 दिया है, डी में इससे अधिक दिया है।
तो आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर सही लग रहा है? तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारतीय संघ में 8 है, बाकी ये सब रॉन्ग है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेगा भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो भारतीय संघ में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? देखिए जहां पे नहीं आ जाए उसको बहुत ध्यान देना होगा। ये पूछ रहा है कौन से द्वीप संबंधित नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रटलैंड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेंटिनल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है केन्नानोर द्वीप। और चौथा ऑप्शन कह रहा है नान कौरी या नान करी बोलते हैं इसको। तो देखिए इसमें राइट इसका आंसर हो जाएगा केन्नानोर द्वीप। क्या है इसका राइट आंसर? ये संबंधित नहीं है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा केन्नानोर द्वीप। अब हम अंडमान निकोबार के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए कितने द्वीप हैं। जैसे इसका कई द्वीप हैं, नाम लिख लीजिए क्रम से। ग्रेट अंडमान कौन से हैं? ये अंडमान निकोबार का ग्रेट ग्रेट अंडमान हो गया। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कैमोल्टा, कैमोल्टा, कार निकोबार, कार निकोबार, ये सभी आप कॉपी में लिखते जाइएगा। कार निकोबार, कटचल, कटचल हो गया। नानकौरी जो कि आपके ऑप्शन में दिया है अभी, नानकौरी या नानकौरी। और ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। देखिए कार निकोबार और ग्रेट निकोबार अलग अलग है। ग्रेट निकोबार, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप और रीची द्वीप, रीची द्वीप, सेंटिनल द्वीप, सेंटिनल, सेंटिनल द्वीप हो गया। और रटलैंड द्वीप, रटलैंड द्वीप, इतने हैं। अगर आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रेट अंडमान है। ये ग्रेट अंडमान सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित इतने द्वीप हैं, तो आप इनके सभी नाम याद करके नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कथन ए कथन आर, सॉरी कारण आर। ये कारण होगा, थोड़ा प्रिंटिंग गलत हो गया है। कारण
देखिए कथन ए क्या कह रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। और कारण क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। बिल्कुल सही है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, बात सही है। उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री पर, दोनों 29 डिग्री पर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और हम अगर देशांतरीय देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, तो देखिए इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये है। अगर आपसे पूछे कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई तथा चौड़ाई तथा दूरी में अंतर पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि इनकी जो ये 29 डिग्री पे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, तो ये समान है। और कारण क्या कर रहे हैं, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। बिल्कुल सही है। अगर ये देखिए हमारा ग्लोब है और ये एक लाइन जाता है ऐसे, तो इस तरह से देशांतरीय विस्तार हुआ है ऐसे, इस तरह से। तो देखिए ये भूमध्य रेखा है, तो सबसे बीच की दूरी यहीं पे होती है। अगर हम ऊपर बढ़े या नीचे बढ़े, तो जैसे ध्रुव पे पहुंचते हैं तो इसकी दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो वही कह रहा है, ध्रुव पे इनकी दूरी क्या होती है, शून्य होती है। तो यानी कथन ए भी सही है हमारा, और कथन आर भी कारण आर भी सही है। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। ये हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। तो देखिए आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन क्या है, भारत एवं म्यांमार। तीसरा ऑप्शन क्या है, भारत एवं बांग्लादेश। चौथा ऑप्शन क्या है, भारत एवं श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा, भारत एवं श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के बीच में, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की बात करता है। अच्छा, तो पहले तो भारत और पाकिस्तान है ना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ है। अगर इनके इनके रेखा की बात करें इनके बीच में, तो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और इसका विभाजन कब हुआ था, तो इसका विभाजन भी जान लीजिए, 17 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था। ठीक है, और हम बात करते हैं भारत एवं म्यांमार, भारत एवं म्यांमार के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत एवं म्यांमार के बीच की सीमा रेखा को भारत म्यांमार सीमा या इंडिया म्यांमार बॉर्डर कहा जाता है। लिख लीजिए इसको भी, भारत म्यांमार, भारत म्यांमार सीमा या फिर इंडिया म्यांमार बॉर्डर, इंडिया इंडिया म्यांमार बॉर्डर कहा जाता है, इंडिया म्यांमार बॉर्डर कहा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है इनको भी,
भारत एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा को रेड क्लिफ बाकी रेड क्लिफ को बता ही दिया ऊपर। और भारत एवं श्रीलंका के बीच में कौन सी पुल है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। और भारत एवं श्रीलंका के बीच एक संधि है, जल संधि है। कौन सी जल संधि है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। पाक जल संधि, जल संधि। तो ये सारे इतने क्वेश्चन एक थे, लेकिन सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो हमको सभी क्वेश्चन से कम 3 से 4 5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो ये आप याद करके नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, पहले तो देखिए EEZ बोलते हैं इसको, यानी इसको क्या बोलते हैं? EEZ। इसका मतलब एक्सक्लूसिव, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। कहां से कहां तक विस्तारित है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। दूसरा बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 200 समुद्री मील में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 समुद्री मील तक। इसका राइट आंसर 200 समुद्री मील तक होगा। EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का विस्तार कहां तक है? 200 समुद्री मील तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? चौथा, सॉरी, पहले ए ऑप्शन क्या है? एलिफेंटा। बी ऑप्शन क्या है? न्यू मुरे, या न्यू मुर लिखा है, न्यू मुरे होता है, न्यू मुरे भी कह सकते हैं आप। और सी क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। और डी क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो इसका आंसर आप बताइए। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य हमारा ये राइट आंसर सी हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। इसका राइट आंसर रामेश्वरम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या थोड़ा इन लोगों के बारे में देख लेते हैं। जैसे एलिफेंटा क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये एलिफेंटा गुफाएं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एलिफेंटा जो भगवान शिव हैं, उनको एलिफेंटा की गुफाएं उनके उनको समर्पित किया गया है, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित किया था। एलिफेंटा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल नामित कर दिया था। और न्यू मुरे की बात कर ले तो न्यू मुरे को न्यू मुर या पूर्वाशा कहते हैं भारत में। इसको भारत में न्यू मुरे क्या बोलते हैं? इसको देख लीजिए, भारत में जो कहा जाता है इसको लिख लीजिए, न्यू मुर या पूर्वाशा कहा जाता है। न्यू मुरे को भारत में न्यू मुर या पूर्वाशा कहा जाता है, और बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी कहा जाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो दक्षिण दक्षिण तलपट्टी तलपट्टी कहा जाता है। देखिए न्यू मुरे को भारत में क्या बोलते हैं? न्यू मुर या पूर्वाशा कहते हैं, और बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, गलती ना हो आपसे। ठीक है, अब लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीपों का ये द्वीप समूह है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा राजस्थान है, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन त्रिपुरा,
डी ऑप्शन उड़ीसा। तो देखिए मैं एक बार ट्रिक बताया था, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार, यानी एक ट्रिक बताया था मित्र पर गमछा झार। तो उस ट्रिक को आप एक बार मेरे पिछले क्लास में है उसको देख लीजिएगा, या मैं लिख दे रहा हूं, चलिए देखिए, ये ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। देखिए इसमें मी, मी से क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से बात करें, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा, और प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और र से क्या हो जाएगा, राजस्थान, और ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, 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 ठीक है, और म से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, और छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और ये झा से झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड। तो अब गिन लीजिए, देखिए पहले तो आप जानिए कि भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8। अभी 8 राज्य देखिए हो रहा है, पहला मिजोरम, 2 त्रिपुरा, 3 पश्चिम बंगाल, ये 4 राजस्थान हो गया, 5 हमारा गुजरात हो गया, 6 मध्य प्रदेश, 7 छत्तीसगढ़, 8 झारखंड। देखिए आपको मैंने कितना आसान ट्रिक बताया ना, मित्र पर गमछा झार, तो आप इसको याद रखेंगे और इसको इसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि कितने कितने राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए राजस्थान है ना, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान से तो होकर गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है। देखिए 4 ऑप्शन है, अनुषंगी, तो अनुषंगी का मतलब पहले जान लीजिए, इसको सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट, सैटेलाइट टाउन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे सैटेलाइट टाउन का मतलब होता है उस बड़े शहर को बोलते हैं जहां पर जिसके आसपास के छोटे छोटे अन्य नगर अपने आवश्यक कार्यों के लिए या तथा सेवाओं के लिए अपने बड़े शहरों पर निर्भर रहते हैं, इसी को हम अनुषंगी नगर बोलते हैं या सैटेलाइट टाउन बोलते हैं। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया है, एर्नाकुलम, ए, बी अहमदाबाद, सी बेंगलोर, डी सूरत। तो इसका राइट आंसर एर्नाकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर या फिर सैटेलाइट टाउन पूछ लेगा कि वर्ग में आता है, तो एर्नाकुलम अनुषंगी नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, देखिए आ गया है ना क्वेश्चन, मैं कहा ना अवरोही या आरोही या फिर छोटा या बड़ा कुछ भी कह सकता है, अगर आपसे बड़ा कहता है तो हो सकता है अवरोही क्रम में भी दे दे, देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम में दे दिया। चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं, पहला ए ऑप्शन क्या है, दिल्ली,
पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बी ऑप्शन क्या है? पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सी ऑप्शन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। डी ऑप्शन क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, दिल्ली। तो इसमें से राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे राज्य नहीं पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो इसका राइट आंसर सबसे बड़े में पहले अंडमान हो जाएगा, फिर दिल्ली हो जाएगा, फिर पांडिचेरी। लेकिन अगर हम आपसे सारे नाम हम क्रम से दे दें केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़े, तो सबसे बड़े में आपको लिखना है लद्दाख है। क्या है? लद्दाख लिख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश का मैं लिख दे रहा हूँ, लद्दाख सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है दिल्ली। चौथे नंबर पे क्या आता है? दिल्ली। और पांचवें नंबर पे आता है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं अच्छा लिख ही दे रहे हैं पूरा, चलो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, एक ही में है, तथा दमन और दीव, ये एक में है, ठीक है। अब छठवें नंबर की बात करें तो आ जाएगा पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी। देखिए लिखा है ना, पांडिचेरी लिखा है, तो पुदुचेरी या पांडिचेरी एक ही बात है, लिख लीजिए दोनों नाम, पुदुचेरी या पांडिचेरी, पांडिचेरी। सातवें नंबर की बात करें तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सातवां नंबर है हमारा चंडीगढ़, चंडीगढ़। आठवां नंबर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। देखिए दोस्तों, मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश का क्रम से पूरा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको मैं क्रम से लगा दिया हूं। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चौथा है दिल्ली, पांचवा है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, छठवां है पुदुचेरी या पांडिचेरी, सातवां है हमारा ये चंडीगढ़, आठवां लक्षद्वीप। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन देगा बीच में से घुमा के देगा, तो आपको इस क्रम को याद रहेगा। तो अगर बड़े पूछेगा तो बड़े लिख सकते हैं। अगर यही पूछ लेता तीन सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, आरोही क्रम में बताओ, तो आपको सबसे छोटा क्या है इसमें, ये लक्षद्वीप हो जाएगा, फिर चंडीगढ़ हो जाएगा, पुदुचेरी, मतलब उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। देखिए पढ़िए इसको क्वेश्चन। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। क्या ये आपको ये सही लग रहा है? भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। दूसरा क्या रहा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तीसरा, समूचा मतलब सभी, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कथनों में कौन सही है? ठीक है,
तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको हम राइट आंसर बताते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों सही होगा, यानी पहला और दूसरा से दोनों सही होगा, या फिर बी में कह रहा है, ये ऑप्शन थोड़ा गलत कर दिए हैं, मिसप्रिंट हो गया है, या फिर दो और दो, तीसरा पहला और तीसरा, चौथा दूसरा और चौथा। कौन सा सही लग रहा है आपको? तो हम बात कर लेते हैं पहले। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है, भारत विश्व का, मैं एक्सप्लेनेशन करते चल रहा हूँ, इसको लिखते चलिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ये राइट है हमारा। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, बिल्कुल गलत है। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों है, तो ये भी हमारा क्या है? गलत है, हो गया। अगर हम बात करते हैं चौथा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, राइट, ये भी सही है। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा सही है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो देखिए यहाँ पे भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से कह रहा है, ना कि किसी राज्य के बारे में बात कर रहा है। किस नगर से होकर गुजरती है? तो ए ऑप्शन है क्या? नई दिल्ली। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कोलकाता। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? चेन्नई। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? इलाहाबाद। तो पहले हम लिख लेते हैं कि भारत के 5 राज्यों से होकर तो गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, लेकिन कौन कौन से 5 राज्य हैं वो पहले हम जान लें। देखिए देखिए दोस्तों, ये तो बात सही है कि भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन पांचों राज्यों को नाम लिख लें। सबसे पहले क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा उड़ीसा। उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हाँ तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ये पता है कि किस राज्य से होकर गुजरती है, अगर ये याद है, तो आपको इसमें ऑप्शन ऐसे ही दिख गया। नई दिल्ली है ही नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कोलकाता से जाती नहीं, चेन्नई से जाती नहीं। तो किस नगर से पूछा? इलाहाबाद। और इलाहाबाद किस में आता है? इस उत्तर प्रदेश में ही तो इलाहाबाद आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़िए आप। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? उर्दू। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो उर्दू में किया गया था? नहीं। फारसी, सी ग्रीक, डी अरबी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ग्रीक भाषा में किया गया था। किसमें किया गया था? ग्रीक भाषा, यानी यूनानी भाषा इसे बोलते हैं, यूनानी भाषा में। यूनानी, ग्रीक यानी यूनानी भाषा में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? देखिए इसका जो निर्धारण किया गया था 1970 में किया गया था। 1970 के हिसाब से अगर देखा जाए और अब देखा जाए तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो पहले तो इसका आंसर हम जान लेते हैं क्या है, कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य, ये ए ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश होगा। बी ऑप्शन गुजरात होगा। सी महाराष्ट्र होगा।
कि डी ओडिशा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों गुजरात होगा। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। तो देखिए हम आपको पूरा लिखवा दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा अभी अभी फिलहाल में समुद्री तटीय वाला सीमा सबसे बड़ा क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात। दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तीसरा है गोवा। गोवा। चौथा है कर्नाटक। कर्नाटक। पांचवा है केरल। छठवा है तमिलनाडु। तमिलनाडु। सातवां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आठवां है उड़ीसा। उड़ीसा। नौवां है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। 10वां है दमन दीव। दमन दीव। दमन और दीव। पुदुचेरी। पुदुचेरी। फिर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। फिर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। चलिए तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बात बता दूं पहले कि 1970 में जब इसका नाप जो किया गया था तो उसमें क्या था कि गुजरात सब सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय वाला राज्य था। लेकिन अब 2000 जो 23-24 में हुआ था, यानी अभी जो इसकी न्यू डाटा आया तब भी गुजरात ही सबसे टॉप पे है। लेकिन इसकी जो लंबाई है पहले था, पहले का 1970 का बता रहा हूँ, टोटल 7,516.6 किलोमीटर था। ठीक है, अच्छा था। लेकिन अभी जो है ये 11,098.81 हो गया। तो देखिए इसको याद रखिएगा कि न्यू डाटा के अनुसार 11,098 हो गया है और पुराना डाटा ये हमारा रहा है। और एक बात और है, पहले क्या था, आंध्र प्रदेश ऊपर था, तमिलनाडु नीचे था, लेकिन अब तमिलनाडु ऊपर हो गया, आंध्र प्रदेश नीचे हो गया। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, बाकी आप भी इसको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का समूह था। क्या है देखिए, कौन कौन से 3 राज्य जो नवंबर में गठित हुए थे? उत्तराखंड, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, उत्तराखंड 1 नवंबर को, झारखंड 9 नवंबर को, या छत्तीसगढ़ 15 नवंबर को। बी ऑप्शन कह रहा है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 15 नवंबर को, झारखंड 15 नवंबर को। फिर सी ऑप्शन कह रहा है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को, झारखंड 15 नवंबर को। डी ऑप्शन कह रहा है झारखंड 9 नवंबर को, उत्तराखंड 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर को। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को हुआ था, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ था, और झारखंड 15 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। देखिए
हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से। दूसरा कह रहा है 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर, ये याद रखिएगा आप लोग, 9 नवंबर 2000 को जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। झारखंड, ठीक है। तो इन तीनों राज्यों का हम किससे अलग हुए हैं और कब अलग हुए हैं ये मैं बता दिया हूं। तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2000 को ये जो छत्तीसगढ़ हुआ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। 15 नवंबर 2000 को झारखंड किससे अलग हुआ? तो ये बिहार से अलग हुआ। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा रहा? आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे और लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।